नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी जानकारी के साथ। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। मैनपुरी में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। माधवराव सिंधिया की मूर्ति का हुआ है अनावरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मूर्ति का अनावरण किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस दौरान कार्यक्रम में साथ मौजूद रहे हैं। कई परियोजनाओं का भी मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया है। जनता को भी संबोधित किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। एसपी सरकार के कई मंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद। मैनपुरी में बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। आपको बता दें, यह बड़ी खबर, अहम जानकारी। केंद्रीय मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को भी संबोधित किया है। दरअसल माधवराव सिंधिया की मूर्ति अनावरित की गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मूर्ति का अनावरण किया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। मैनपुरी से बड़ी जानकारी। दरअसल कार्यक्रम आयोजित किया गया और यहां पर माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण हुआ है। एक विमान हादसे में साल 2001 में माधवराव सिंधिया की मृत्यु हो गई थी और इस मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे, जिनके पिता माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण हुआ है। मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें। इसके अलावा कई विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को भी संबोधित किया। बड़ी खबर मैनपुरी से। माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है मैनपुरी में मूर्ति का अनावरण। और माधवराव सिंधिया के बेटे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया। साथ ही साथ अन्य विकास परियोजनाओं को भी लोकार्पण किया है, जनता को समर्पित किया है अन्य परियोजनाओं को भी। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी से लगातार आपको रूबरू करा रहे हैं। आपको बता दें कि 30 सितंबर 2001 को कानपुर जाते समय विमान दुर्घटना में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया और उनके 5 पत्रकार साथी के साथ 3 विमान कर्मचारियों की मौत हो गई थी। और आज ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां पर मूर्ति का अनावरण हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कई विकास परियोजनाओं की भी सौगात जनता को दी। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के 11 और यूपी सरकार के भी कई मंत्री शामिल हुए हैं। अनूप कुमार सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अनूप, बड़ा कार्यक्रम आज मैनपुरी में हुआ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसमें शामिल हुए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्रियों ने भी शिरकत की। किस तरह से पूरा कार्यक्रम रहा? जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा? देखिए, आज अखिलेश यादव के गढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। वहां पर जिस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी वहां पर तारीफ करते मुख्यमंत्री नजर आए। निश्चित रूप से इनके व्यक्तित्व को लेकर के उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में तमाम जो योजनाएं चल रही उनके साथ साथ वहां के क्षेत्रवासियों के भी आभार प्रकट किया, क्योंकि ये कार्यक्रम बड़े स्तर पर वहां पर किया गया था और लंबे समय से तैयारी की जा रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की जिला प्रशासन ने वहां सुरक्षा व्यवस्था से लगाकर
तमाम वहां पर पुख्ता इंतजाम किए थे। जो क्षेत्रीय जो लोग थे वो भारी तादाद में वहां पर पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो आज का भी कहीं अखिलेश यादव के गढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा, ये 2024 की कहीं न कहीं अहम भूमिका वहां पर लिखता है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर भीड़ आज देखने को मिली है, कहीं न कहीं ये विपक्ष के लिए एक मुसीबत का सामना हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में 2024 की तैयारी चल रही है और ऐसे में तमाम कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में सब जो मंत्री हैं उनकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। केंद्रीय मंत्रियों की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के उनको तय कर दी गई है। सांसदों की भी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। उसे में लगातार उत्तर प्रदेश में एक जनसंपर्क अभियान भव्य तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। हालांकि कार्यक्रम तो मूर्ति अनावरण का था, लेकिन जिस तरह से आपने भी कहा कि महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये गढ़ है समाजवादी पार्टी का, और आखिरकार क्या कुछ संदेश देने का प्रयास किया गया और विपक्ष इसे किस तरह से देख रहा है? देखिए, हालांकि विपक्ष को लेकर अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो कदावर नेता हैं उनका भी मानना है कि उस पर मैनपुरी या फिर उस क्षेत्र में कुछ होने वाला नहीं। अभी हाल में ही जो एक उपचुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। बहुत कुछ वहां तब्दीली नहीं हो सकती, लेकिन कुछ उपचुनाव के बाद जो 2024 का जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का है वो 80 में से 80 सीटों का साधने का है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार उन प्रयास कर रही है कि जहां पर उनकी उपचुनाव में हो या फिर निकाय चुनाव में अगर जिन सीटों पर हार हुई है उनकी समीक्षा की गई है कि क्यों हार हुई है, 2024 में गलती न दोहराई जाए और किस तरीके से उनका जनादेश बढ़े। जो संगठन में तमाम जो चीजें हैं, संगठन से लगा के सरकार में आपस में तालमेल बिठाकर और फिर प्रधानमंत्री 9 साल के जो उपलब्धि बने हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हो, उनको जन जन तक पहुंचाना है। तमाम जो योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना जैसी हैं जो काफी लोकप्रिय रही हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना है। राशन वितरण को लेकर के जिस तरीके से लगातार उस पे 2022 में इसका बहुत बड़ा फायदा मिला था, तो इन सब चीजों को लेकर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी जनता की पीठ पे जाएगी और 9 साल पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान ये कार्यक्रम लगातार चले हुए हैं। अनूप, एक और सवाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शामिल होते हुए कई विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया है। इन योजनाओं से किस तरह प्रदेशवासियों को और क्षेत्रवासियों को फायदा होगा? और देखिए, जिन परियोजनाओं का वहां पर शिलान्यास हुआ, योजनाओं का हुआ है, निश्चित रूप से वो लोकप्रिय हैं और जनता के हित में हैं। लेकिन इस परियोजनाओं को फिर विपक्ष कहीं ना कहीं अब इस मामला क्योंकि 4 साल बीत जाने के बाद जो 5वां साल सरकार का होता है वो चुनावी साल माना जाता है, तो विपक्ष ये चुनावी परियोजनाओं के तरीके से देखता है। लेकिन मुझे लगता है जब विकास कोई भी सरकार करे, वो सत्ता पक्ष करे या विपक्ष, कोई भी और जनता के हित में काम करता है तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। विकास एक सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में और अब देखिए कि राजनीति अब विकास की होती है। पहले जो मुद्दे थे वो दूसरे हुआ करते थे, जो खड़ंजा नाली स्वास्थ्य सुविधाएं, लेकिन अब कहीं न कहीं परिवर्तन कुछ आया है राजनीति में। तो ये कहा जा सकता है कि अब आने वाले समय में वही पार्टी टिक सकेगी जो विकास के हित की बात करेगी, लोगों के हित की बात करेगी और जनता की बात समझेगी। तो अब कहीं न कहीं इस भाजपा, मुझे लगता है इस बात को समझकर, आप देखिए 2014 से अब तक के लगातार जो भी चुनाव हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते दिखे हैं। 2024 का चुनाव हालांकि बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि पार्टियां जो विपक्ष की हैं वो भी एकजुट हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अब देखना होगा कि 2024 में जनता किसके पीछे अपना मत देती है, किसको पसंद करती है। बिल्कुल, अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा जिस तरह से सियासी समीकरण साधने का प्रयास तमाम दलों की ओर से किया जा रहा है, उसका कितना असर होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। उधर लखनऊ की नवनिर्वाचित मेयर सुषमा ने आज शपथ ली और आपको बता दें उनके शपथ ग्रहण में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, दिनेश शर्मा, सुरेश खन्ना, आशुतोष टंडन, मुकेश शर्मा, महेंद्र सिंह, नीरज बोरा और योगेश शुक्ला मौजूद रहे। नवनिर्वाचित मेयर ने मंच पर कई वरिष्ठ नेताओं और अपने पति के पैर छुए। लखनऊ में मेयर सहित 110 पार्षदों ने शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह में आईजीपी भी शामिल हुए।
मुरादाबाद के पंचायत भवन में नवनिर्वाचित महापौर विनोद अग्रवाल और सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। समारोह में मुरादाबाद मंडल आयुक्त ने महापौर विनोद अग्रवाल को शपथ दिलाई। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद के साथ यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल हुए। तो वहीं इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि जनता ने भाजपा को नगरीय इलाकों में काम करने का मौका दिया है। हम नगरों को सजाने और संवारने का काम करेंगे। नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी और सभी माननीय 70 सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ है। सभी नवनिर्वाचित सभासदों ने और महापौर जी ने शपथ ली है और इस मुरादाबाद की जनता ने आने वाले 5 साल तक अपनी अपेक्षा आवश्यकता के अनुसार काम करने का जनादेश दिया है। मेरे लिए ये बहुत गर्व का विषय है कि आज पूरे प्रदेश में सभी नगर निकायों के शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम हुए हैं। उत्तर प्रदेश की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नगरीय क्षेत्रों में काम करने का अवसर दिया है। तो वहीं लखनऊ में राज्य मंत्री असीम अरुण ने राजकीय मेडिकल कॉलेज तिरवा का नाम बदलने की मांग उठाई है। राज्य मंत्री की मांग है कि कॉलेज का नाम एक बार फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज किया जाए और इसके लिए राज्य मंत्री ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को पत्र भी लिखा है। आपको बता दें कि साल 2006 में सपा सरकार में इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी और साल 2008 में इसका नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया था। लेकिन साल 2012 में समाजवादी पार्टी के गुंडों ने कॉलेज में तोड़फोड़ की और इसके बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कॉलेज का नाम बदलकर राजकीय मेडिकल कॉलेज कर दिया था। तो वहीं पीलीभीत सांसद वरुण गांधी बदायूं पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने पूर्व विधायक स्वर्गीय अवनीश कुमार सिंह के परिवार से मिले और ढांढस बंधाया। आपको बता दें, पूर्व विधायक का पिछले दिनों निधन हो गया था। अवनीश कुमार सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी परिवार के करीबी माने जाते थे। तो वहीं बलिया में युवा चेतना की ओर से पंखा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार ने किया और इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, युवा चेतना हमेशा गरीब वर्ग के साथ रहती है। सामाजिक न्याय के धारा को सशक्त करने का हमारा प्रयास अनवरत जारी है और लगातार हम वंचित वर्ग के लोगों के बीच सेवा कार्य चला रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के क्रियाकलापों को देखकर यह प्रेरणा मिलता है कि प्रत्येक भारतवासी को अपने सामर्थ्य के अनुसार आगे आकर देश में जो लोग कमजोर हैं, निर्बल हैं, दुर्बल हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। गर्मी के प्रचंड महीने के बीच में युवा चेतना के द्वारा देश भर में पंखा वितरण कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसका शुरुआत हम लोगों ने कर दिया है। आज बलिया में मालदेवपुर मोड़ पर इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोगों के बीच पंखा वितरण किया जा रहा है। हम समाज के सबल वर्ग के लोगों से अपील करते हैं, आग्रह और निवेदन करते हैं कि आप भी आगे आइए, अपने आसपास जो भी कमजोर लोग हैं उनके सहायता में 2 कदम बढ़ने का प्रयास कीजिए। आगरा में भीषण गर्मी के बाद अचानक मौसम ने करवट बदली, जिससे लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। दरअसल बदलते मौसम की वजह से बड़ी संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं और अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिससे अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ गई है। अस्पतालों में आम दिनों के मुकाबले 50% अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। तो वहीं मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए जिला अस्पताल प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। साथ ही डॉक्टरों को मरीजों का सही तरह से इलाज करने के भी निर्देश दिए।
जी हाँ, जिला अस्पताल आगरा की ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ी है और मेरी फिजिशियन से बात होती है, उनका कहना है कि 50% से ज़्यादा मरीज जो है वो डायरिया, वॉमिटिंग, पेट दर्द, फीवर इनके आते हैं और इस समय हमारे इंडोर एडमिशन भी बढ़ गए हैं और इस समय करीब 50% ज़्यादा आने लगे हैं मरीज जो पहले से स्थिति थी। तो जी हाँ, बढ़ गई ओपीडी और इंडोर दोनों। देखिए, अभी हफ्ता 10 दिन तो बहुत लू चलती रही है, तो गरीब ये जो मरीज हैं, तो ये लू के मरीज, उसकी वजह से डायरिया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द, ये सब शिकायत बढ़ी है। पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या नगर पर हैं। जनवरी 2024 में रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे और भक्त रामलला के दर्शन कर पाएंगे। पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या नगरी पर है। जनवरी 2024 में रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे और भक्त रामलला के दर्शन कर पाएंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने अयोध्या में गुप्तार घाट पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया और कार्यों में तेजी लाने को कहा। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ आयुक्त सभागार में समीक्षा बैठक की। लगभग 2 घंटे चली बैठक में कमिश्नर, आईजी, डीएम, एसएसपी, सीडीओ सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पूरे देश से ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की निगाह हमारे अयोध्या के ऊपर है। अयोध्या का जो शहर है उसमें हर कोई आना चाहेगा। देखिए, अब एक यहाँ पे अभी डोमेस्टिक एयरपोर्ट बन गया, वो भी हम समय से पूरा हो जाएगा। उसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, यानी दुनिया में कहीं से भी आप इसको लैंड कर सकते हैं। रेलवे का देखिए कि रेलवे का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। बस स्टेशन का भी जो है हमारा जो उसके ऊपर विकास हो रहा है। तो एक सर्वांगीण विकास अयोध्या का चल रहा है और मैं सोचता हूँ आने वाले समय में अयोध्या एक बहुत महत्वपूर्ण शहर बन करके निकलेगा। ये शहर साफ सुथरा हो, सारी सुविधाओं से युक्त हो, ये हम लोग की पूरा प्रयास है। इस दौरान अयोध्या में बन रहे मल्टी स्टोरी पार्किंग, रामपथ मार्ग, भक्ति मार्ग, राम जन्मभूमि मार्ग का निरीक्षण करने के साथ ही अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यकुंड का भी निरीक्षण किया गया तथा मुख्य सचिव के द्वारा विकास कार्यों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अयोध्या का काम जो है, अभी जो भगवान राम का मंदिर बन रहा है और अभी आपको पता चला होगा कि जनवरी के महीने में इसका पहला पूरा हो जाएगा, वहाँ पे शुरुआत होगा। उसको ध्यान में रखते हुए तमाम सारे काम चल रहे हैं, चाहे सड़क के काम हो, पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए, चाहे उनके शौचालय के लिए, उनको रुकने के लिए, पानी पीने के लिए, खाने पीने के लिए, ठहरने के लिए, हर तरह की सुविधाओं का धीरे धीरे विकास हो रहा है और ये सारे काम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे काम जो कि जब कोई अयोध्या आता तो अयोध्या से रिलेटेड और क्या क्या चीज़ उनको आवश्यकता थी, क्या नया चीज़ वो देख सकते हैं। समीक्षा के बाद अयोध्या में तेजी से हो रहे विकास कार्य को देखकर क्या कुछ कहा मुख्य सचिव ने, आइए सुनते हैं। कि जनवरी के पहले बहुत सारे काम लिए गए, वो सारे के सारे काम पूरा करने के लिए मैं आज यहाँ रिव्यू भी किया, बहुत सारे काम जाके देखा भी। आप सब लोग देख रहे होंगे, आप जाकर के देखिए किस किस नेचर के काम हो रहे हैं और किस तेजी के साथ काम हो रहे हैं। तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग मैं समझता हूँ हर महीने यहाँ पे आते हैं और आकर के वो सारा का सारा काम देखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से, अब ये देखिए जैसे सूर्यकुंड था कैसा पड़ा हुआ था, जहाँ पे आज मैं खड़ा हूँ सूर्यकुंड में, आज देखिए सूर्यकुंड इतना खूबसूरत बन करके तैयार हुआ। और यही नहीं, ऐसे बहुत सारे कुंड हमारे जो थे, जो कि बेकार हालत में हो रखे थे, बंद हो रखे थे, गंदे हो रखे थे, वहाँ पे तमाम सारे मशरूम ग्रोथ हो रखे थे, आज वो बड़े अच्छी हालत में हो गए। और ये एक प्रोसेस बहुत तेजी से शुरू हुआ है, मैं समझता हूं अयोध्या के बदलाव का, और उसका लाभ आने वाले समय में सबको मिलेगा। बता दें कि अयोध्या के लिए एक विजन बनाया गया है जिसका नाम है विजन डॉक्यूमेंट। असल मायने में अयोध्या वासियों और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सरकार की तरफ से ये एक सौगात है, जिसमें अयोध्या के साल 2047 के इस विजन डॉक्यूमेंट में 25 साल बाद की अयोध्या नगरी का खाका खींचा गया है। अयोध्या के विकास के इस ब्लूप्रिंट में 25,000 करोड़ रुपए के 325 प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जो राम नगरी को हेरिटेज और वर्ल्ड क्लास स्मार्ट लुक देंगे।
क्योंकि पुलिस विभाग का भी बहुत सारे सुरक्षा के काम चल रहे हैं, तो उनका भी काम समय से पूरा होना चाहिए। रोडवेज का काम चल रहा है, उसका भी काम पूरा होना चाहिए। हर एक विभाग जो अपना अपना काम कर रहा है, तो जैसे मल्टीपल डिपार्टमेंट, ये एक विभाग का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश सरकार के हर एक का काम है, वो सारे काम समय से पूरे हों, ये हमारा जिम्मेदारी बनती है, अच्छी क्वालिटी के हों। और जो लोग यहाँ पे आए वो अयोध्या में एक अच्छा अनुभव, क्योंकि ये हमारा पूरा प्रदेश बदल रहा है। अभी आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, इतनी बड़ी गूंज की 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आया। अयोध्या के बारे में भी आया, सभी शहरों के बारे, सभी हमारे देश, पूरे प्रदेश के लिए आया। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बनने के लिए, उस ग्रोथ इंजन बनने में ये हमारे अयोध्या का भी बहुत बड़ा रोल होगा, जो यहाँ का विकास होगा। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के कनखल स्थित श्री कृष्ण आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व हिंदू परिषद की आयोजित बैठक में हिस्सा लिया और बैठक में समलैंगिक धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर चर्चा की। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने साधु संतों से मिलकर उनका आशीर्वाद भी लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि 27 मई को होने वाली नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। 28 मई को देश की संसद की नई बिल्डिंग के उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री कई केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। नरेंद्र नगर में G20 की बैठक में सम्मिलित होने आए विभिन्न देशों के डेलीगेट्स के समक्ष गाला डिनर के दौरान उत्तराखंड की आध्यात्मिकता, तीर्थाटन और स्थानीय सांस्कृतिक विरासत पर आधारित प्रस्तुतिकरण दिया गया। सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत राष्ट्रगान, डेलीगेट्स और मुख्य अतिथियों के स्वागत और दीप प्रज्वलित के साथ हुई। आध्यात्मिकता और तीर्थाटन के प्रस्तुतिकरण में जहां योग, गंगा आरती, दर्शन, चारधाम तीर्थ यात्रा, महासु देवता वंदना तथा स्थानीय देवी देवताओं की देव डोलियों का प्रस्तुतिकरण किया गया। तो वहीं सांस्कृतिक विरासत में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी संस्कृति का भी प्रस्तुतिकरण हुआ। विभिन्न देशों से G20 बैठक में पधारे डेलीगेट्स उत्तराखंड की देवभूमि की विशिष्ट परंपरा और सांस्कृतिक उत्कृष्टता देखकर उत्साहित नजर आए। उत्तराखंड में कई जिलों में आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। तेज झोंकेदार हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं और आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो वहीं लगातार हो रही बर्फबारी को देखते हुए हेमकुंड साहिब और केदारनाथ धाम की यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। हेमकुंड साहिब और केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण रोक दिया गया है। तो वहीं 1000 तीर्थ यात्रियों को घांगरिया से गोविंद घाट भेजा गया। गंगोत्री धाम में देश विदेश से आए यात्रियों का तांता सुबह से ही लगा रहता है। सुबह से दोपहर तक गंगोत्री मुख्य गेट से बस अड्डे तक मार्ग की चौड़ाई कम होने की वजह से यात्रियों को आने जाने में परेशानी होती है। जब से यात्रा ने रफ्तार पकड़ी है तब से 50 मीटर तक यात्रियों को मंदिर जाने में और मंदिर वालों को बस स्टैंड तक आने में बड़ी मुश्किल होती है। जिला प्रशासन 5 मंदिर समिति ने कोई व्यवस्था नहीं की, ना तो इस स्थान पर कोई पुलिस तैनात है, ना ही कोई सुरक्षा कर्मी। ऐसे में सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रुकने की, खड़े होने की, गिरने की कोई ये नहीं है। हर धक्के पे धक्के आ रहे, बीमार को कोई संभालने वाला नहीं है। लगातार हो रही बारिश के बाद हल्द्वानी की गोला नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है, जिससे जमरानी क्षेत्र में खनन कर रहे वाहन बह गए। जिसके बाद जमरानी से लेकर हल्द्वानी तक खनन कर रहे वाहन स्वामी में हड़कंप मच गया है। इसी बीच स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाया। वाहन बहने की सूचना के बाद ग्रामीणों ने खनन कर रहे मजदूरों को नदी के तेज बहाव से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। तो वहीं रामनगर में देर शाम रामनगर स्थित कोसी बैराज से एक युवक ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। बैराज पर तैनात कर्मचारियों ने घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी और जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक को बहुत मुश्किल से बाहर निकाला और इसके बाद पुलिस युवक को इलाज के लिए अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने जांच के दौरान मृतक की जेब से सुसाइड नोट बरामद किया है। फिलहाल घटना की जानकारी संबंधित थाने को दे दी गई है। अनिल नामक युवक जिसकी उम्र 30 साल है, जो कंबोला धमोला का रहने वाला है, कोसी बैराज में इसने कूद कर आत्महत्या कर ली है। इसके परिजनों को बता दिया है, परिजन आ गए हैं, सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।